Assalamu alaikum, dear students. Hope that you all are feeling well back to your homes. And our today's topic is about respiration. As all of you aware about the fact that previously we have completed the digestion of food and nutrition. Now, to continue the process, we are going a step ahead. That is, we are taking the respiration. That is the next topic in this unit. So, as respiration is concerned, respiration is simply the releasing of energy from the food we have taken. रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? देखो, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले जाता हूं. मैंने आपको पढ़ाया था कि हम फूड लेते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्यों लेते हैं हम ग़िज़ा, किस लिए लेते हैं हम ग़िज़ा. तो दैट इज ऑल फॉर टू ऑब्टेन एनर्जी. वो आपको पता है कि हम ग़िज़ा इसलिए लेते हैं ताकि हम एनर्जी हासिल कर सकें. तो एनर्जी हासिल करने के लिए इस ग़िज़ा तो हमने अपनी बॉडी में ले ली. अब इसके साथ वहां पे ऐसा क्या होता है ताकि इसमें जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इससे हासिल होते हैं हमें. सो दैट इज द पॉइंट हियर. वो बात यहाँ पे है कि यहाँ पे इस ग़िज़ा के साथ क्या होता है जिससे हमें वो एनर्जी मिलती है. तो दैट process is known as respiration, by which this energy which is stored in these nutrients, that is released from these nutrients, and that energy is released and then utilized. This process is known as respiration. So respiration is simply how. Now what is here the point? How this respiration takes place in our body. हमारी बॉडी में ये रेस्पिरेशन होती कैसे है? रेस्पिरेशन का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक सवाल है, रेस्पिरेशन इज सिंपल प्रोसेस. इट इज टेकिंग फूड. सॉरी, taking food is something different. It is simply when we take food, then this food goes into this is absorbed and this is assimilated into the cells of the body. There, this food is burned. This food is undergoes under a process. So that process by which this energy which is stored in this food, it is released. But there is one thing is needed there, that is oxygen, which helps us for the burning of this food. वहां पे एक चीज की जरूरत होती है, that is oxygen, which is needed for burning of this food. जो वहां पे जरूरत होती है इस ग़िज़ा से इन न्यूट्रिएंट्स को, इस एनर्जी को निकालने के लिए. तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है, इट इज सिंपली फूड प्लस ऑक्सीजन. फूड प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स एनर्जी. एंड इन एडिशन टू एनर्जी, it gives some things which are not necessary for the body, which are rather we can say that which are harmful for the body. इस एनर्जी के साथ साथ ये हमें वहां से कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं होती है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे मिलता है, और वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड देयर. वहां पे पानी भी, वाटर जो होता है वो भी वहां पे रिलीज होता है एज बाय प्रोडक्ट. देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ्ड आउट, रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. तो उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ जाता है. यहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन जाता है थ्रू ए प्रॉपर सिस्टम है वहां पे, थ्रू नॉस्ट्रिल्स, देन वेंट पाइप, देन लंग्स, देन एल्वियोले एंड ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू सेल्स. वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कहां से कैसे जाता है. तो वहां से ब्लड स्ट्रीम से तो सेल्स में जाता है. तो सेल्स में जो ये न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने आपको बताया पिछले लेसन में कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल्स में कैसे पहुंचते हैं, सेल्स तक कैसे जाते हैं वो. तो जब वो न्यूट्रिएंट्स वहां सेल्स में मौजूद होते हैं तो वो ऑक्सीजन जब वहां पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये इन न्यूट्रिएंट्स को बर्न करता है, इस फूड को बर्न करता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है.
तब जब ये एनर्जी वहां पे रिलीज होती है ऑक्सीजन की मदद से, तो वहां पे इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वाटर भी बनता है। चलिए, वाटर तो बॉडी के लिए जरूरी है, एक अच्छी चीज है वाटर बॉडी के लिए, लेकिन जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इट रिमेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द बॉडी, इट विल हार्म आवर बॉडी। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहेगा किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में, तो उनके लिए ये जहर बन जाएगा, मुजिर है। तो इसलिए इसको बॉडी से आउट करने की जरूरत है। तो इसी प्रोसेस के जरिए से फिर वापस आता है, एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है, तो फिर हम वापस इसको मुंह से निकालते हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। आपने आज तक सुना होगा ब्रीथिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एंड आज आप सुन रहे हैं रेस्पिरेशन। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये ब्रीथिंग क्या होता है, ये रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए, ब्रीथिंग जो है इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड अप टू लंग्स। ये प्रोसेस जो होती है ये लंग्स तक होती है। हमने ऑक्सीजन नाक के जरिए, नॉस्ट्रल्स के वेंट पाइप के जरिए लंग्स तक हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। वहां पे जो आगे क्या होता है ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ कोई लेना देना नहीं इसका ब्रीथिंग का। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से वापस आया, लंग्स में आया, तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस माउथ से हमने वापस निकाल दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है इट इज नोन एज ब्रीथिंग, सिंपली टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट, ब्रीथिंग आउट of carbon dioxide, it is breathing, it is breathing. Now respiration is something complex. Respiration involves then this oxygen goes into the cells, there it burns the food and releases the energy and carbon dioxide and water. This is respiration, this is respiration. तो breathing और respiration में ये फर्क होता है। अब जो ये respiration है, अगर आप देखेंगे, आपने इससे पहले फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, जो ये फूड होता है, फूड के साथ क्या वहां पे होता है, फूड के साथ वहां पे क्या होता है, फूड वहां पे ब्रेक होता है। फोटोसिंथेसिस, सॉरी, फूड कैसे बनता है वहां पे, फोटोसिंथेसिस में फूड कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है एटमॉस्फेयर से, वाटर आता है अर्थ से, सनलाइट, एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, एनर्जी आती है। तो ये तीनों चीजें मिलकर फूड बनाती है प्लांट में, दिस इज फोटोसिंथेसिस। अब ब्रीथिंग में देखिए, फूड होता है हमारी सेल्स में, तो ऑक्सीजन जाता है वहां पे, इसको बर्न करता है फूड को, तो वहां पे क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब आप अगर इन दो प्रोसेसेस को देखोगे तो दे आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर। हम यहां कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। ये चीज यहां पे आप याद रखिए। अब तीसरी बात यहां पे क्या है कि ये जो रेस्पिरेशन अब होता कहां पे, सेल, सेल में आपने, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेल तो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, अब ये सब चीजें जो है, अब ये रेस्पिरेशन होती कहां पे है, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये रेस्पिरेशन जो है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लेस वेयर दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल। तो सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया को कभी कभी हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। चलिए, हो गया ये कि हमने फूड लिया, सॉरी ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन ने फूड को वहां बर्न किया, उससे एनर्जी रिलीज हो गई। नाउ एनर्जी वहां पे रिलीज हो गई। अब सवाल है कि सेल ने एनर्जी रिलीज तो कर दी, नाउ हाउ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड। अब इस एनर्जी को ये रखेगा कैसे, रखेगा कहां पे, तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी होती है ये कैसे सेल में स्टोर होती है, किस सूरत में होती है, किस हालत में होती है। तो अब हम वो देखेंगे। देखिए, हमारे पास सेल में दो चीजें होती है, सेल के अंदर ही होती है। एक को हम कहते हैं एडीपी और एक को हम कहते हैं एटीपी। ये दो चीजें जो सेल में होती है। अब आप बोलोगे ये एडीपी क्या है, ये एटीपी क्या है। दिस एडीपी इज नोन एज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट
and ATP is known as adenosine triphosphate। तो अब आप बोलोगे ये क्या है? देखिए हमारी सेल में एक सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ये बना हुआ होता है फास्फोरस, जो मेटल हमारे पास नॉन मेटेलिक है फास्फोरस, एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ये बना हुआ होता है फास्फोरस और इनऑर्गेनिक फास्फोरस का और ऑक्सीजन का, जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वो सब्सटेंस है जिसमें ये फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल। डाई मीन्स टू। तो ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है इसमें फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब आप नाम से समझ गए होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो सब्सटेंस है जिसमें फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों चीजें, चाहे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सेल में। ये सेल के अंदर ही होते हैं, मौजूद होते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप भी सेल के अंदर होता है। तो क्या होता है कि ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है इसमें क्या होता है, इट इज लो एनर्जी मॉलिक्यूल, यानी कि ये थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर ले सकता है, ज्यादा एनर्जी नहीं ले सकता। ये अपने अंदर ये समझ लीजिए एक बैग है, एक छोटा सा बैग है 5 रुपए का। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये जो एक थोड़ा सा बड़ा सा बैग है 10 रुपए का। इसके अंदर 5 रुपए वाले के अंदर थोड़ी सी आ जाएगी और 10 रुपए वाले के अंदर और ज्यादा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं हमारे पास बैटरी है, आपके घर में इन्वर्टर होता है, एक बैटरी होती है 150 वोल्ट्स की, एक होती है 300 वोल्ट्स की। अब आप बताओ कौन ज्यादा टाइम तक हमें इलेक्ट्रिसिटी देगी, 150 वोल्ट या 300 वोल्ट? बस यही मिसाल आप समझ लीजिए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है 150 वोल्ट का है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है 300 वोल्ट का है। तो अब क्या होता है, इस एनर्जी का क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन इस फूड को बर्न करता है इसमें से एनर्जी निकलती है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये क्या करता है, इसके साथ एक और फास्फेट ग्रुप मिलता है। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ फास्फेट ग्रुप, एक और फास्फेट मॉलिक्यूल आ जाता है और जो ये एनर्जी वहां पे होती है ये इसको भी पकड़ता है अपने साथ, प्लस इस एनर्जी को पकड़ता है, प्लस एनर्जी, तो बनाता है एटीपी। यानी कि पहले ये 2 थे, एक और फास्फेट आ गए इसके अंदर 3 फास्फेट, तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लॉट ऑफ एनर्जी और बहुत सारी, यानी कि ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसमें आप बहुत सारी एनर्जी आ गई, इसमें आप बहुत सारी एनर्जी आ गई। तो ये एनर्जी इस एटीपी में स्टोर रहती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम इन्वर्टर के जरिए बैटरी में स्टोर करके रखते हैं, फिर जब जरूरत होती है इन्वर्टर ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। तो इसी तरह से ये एनर्जी जो है ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने फॉस्फेट से मिलकर एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया और ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये पूरी एनर्जी जो अब है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर स्टोर है। हाँ, अब जब ये एनर्जी हमें जरूरत होगी तब क्या होगा, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इस पे सेल के अंदर वाटर होता है, तो इस पे वाटर थोड़ा सा रिएक्ट करता है, वाटर इस पे असर करता है, थोड़ा सा वाटर मिल जाता है इसके साथ, और वाटर की मदद से ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक हो जाता है, इसका स्विच ऑन होता है और ये दोबारा वापस बनाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट मॉलिक्यूल, एक फास्फेट मॉलिक्यूल जैसे ये बना था उसका रिवर्स हो रहा है और उसमें जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, और एंड देन दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द सेल। सो ये पूरा काम जो होता है सेल के अंदर होता है, एनर्जी का निकलना, ये ऑक्सीजन का आना, फूड को बर्न करना, तो वहां से एनर्जी रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, वाटर का निकलना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का फॉस्फेट के साथ मिलकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना, एनर्जी स्टोर करना,
फिर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ब्रेक होना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनाना, एनर्जी रिलीज होना, इट ऑल हैपन्स इनसाइड द सेल। सो दिस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसीलिए हम इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सो आई थिंक इट इज ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेसन में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो टिल दैट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।